नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में कोरोना की मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बीच पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण भी भारत को देगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को भी जल्द उपलब्ध करवाएगा। दोनों नेताओं के बीच ये भी बात हुई कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक रोज पहले एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बातचीत की थी, जिसके बाद अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिए तैयार हो गया था। President spoke today with Prime Minister Modi of India, committing that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कोरोना संकट की वजह से दोनों देशों में बदले हालात पर चर्चा की। मैंने भारत को सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार व्यक्त किया। मैंने वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाइयों की सप्लाई के मुद्दे पर बात की। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के संकट का सामना कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका की पूर्ण समर्थन का वादा किया। भारत हमारे लिए मौजूद था और हम उनके लिए खड़े रहेंगे। भारत पर कोरोना की कहर को लगातार बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों की कमी ने और गहरा कर दिया है। हालांकि कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश आगे आए हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड किंगडम से भी एक शिपमेंट आज सुबह भारत पहुंचा। शिपमेंट में 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मौजूद हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम से आज सुबह 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंचे। तो शिपमेंट जो है भारत पहुंचा है। ब्रिटेन ने मदद भेजी है और इसमें मेडिकल उपकरण भी है। इसकी जानकारी खुद विभाग की तरफ से दी गई है और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यूनाइटेड किंगडम से जो शिपमेंट आया है उसमें 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि जो शिपमेंट है उससे अब ये मदद पहुंची है। कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर दुबई से 6 विशेष क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लेकर भारत आ चुका है। ये टैंकर खाली है। वायुसेना का मालवाहक विमान कल रात बंगाल के पानागढ़ पहुंचा। इसके बाद 2 खाली टैंकर भरे जाने के लिए जयपुर से जामनगर पहुंचाए गए। वायुसेना ने देश और विदेश से विशेष ऑक्सीजन टैंकर जुटाने की रफ्तार तेज कर दी है। वायुसेना के विमान देश में उन टैंकरों को लेकर के पहुंचाने में जुटे हुए हैं जहां कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की कमी का संकट झेलना पड़ा है। दुबई से लाए गए इन खाली टैंकरों में ऑक्सीजन भरकर देश भर में पहुंचाई जा रही है। वायुसेना इस मदद करने के लिए आगे आया है। वायुसेना जरूरत के हिसाब से भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर निकट के एयरबेस तक पहुंचाएगी। इससे पहले शनिवार को भी वायुसेना का ग्लोब मास्टर सिंगापुर से
4 क्रायोजेनिक टैंकर लेकर भारत आया था। तो ये जो ऑक्सीजन से मदद पहुंचाई जा रही है और अब वायुसेना भी मदद के लिए आगे आई है। फाइट बैक इंडिया जो ये मुहिम भी है, इसको लेकर के आप देखिए किस तरीके से महामारी में अब मदद के लिए आगे आई है वायुसेना। और जो ये टैंकर्स हैं ये भी पहुंचे हैं। सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक टैंकर भी भारत पहुंचे हैं। भारत में गहराए कोरोना संकट के बीच फ्रांस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ने ऐलान किया कि वो 8 ऑक्सीजन जनरेटर, 5 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन और 28 वेंटिलेटर की जरूरतों को फिलहाल पूरा करेगा। दावा किया गया है कि इस हफ्ते के आखिर तक ये सभी चीजें फ्रांस से भारत पहुंच जाएंगी। कोरोना से लड़ाई में कुछ किरदार ऐसे हैं जो जानबूझकर इस महामारी को फैलाने का काम कर रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले ये लोग मुसीबत का सबब बने हुए हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा को कमाई का अवसर बना चुके हैं। जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी से लेकर कई अस्पताल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए सरकार सख्त कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन सवाल ये कि संकट काल में सौदेबाजी क्यों? भारत कोरोना से जंग लड़ रहा है। इस जंग को जीतने के लिए लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं। एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इस संकट काल में भी अच्छाई जिंदा है, लेकिन इस अच्छाई के बीच बुराई भी कुंडली मारे बैठी है। मसलन आपदा में भ्रष्टाचार, नियमों का उल्लंघन, गैर जिम्मेदाराना रवैया और दवाइयों की कालाबाजारी। जितनी शिद्दत से समाज सेवी संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं, जितनी गंभीरता से सरकारें कोरोना पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं, शायद उतनी ही लापरवाही, उतना ही भ्रष्टाचार कोरोना की इस जंग में मुश्किलें पैदा कर रहा है। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें इंदौर के एक अस्पताल की हैं जो अखाड़ा बन गया। कोरोना पीड़ित मरीज के तीमारदारों और अस्पताल प्रशासन के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। अस्पताल के स्टाफ ने महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती रवि प्रकाश वर्मा की बेटियां कृतिका और रुचिका अस्पताल की ओर से ज्यादा बिल मांगे जाने का विरोध कर रही थी, जबकि अस्पताल प्रशासन अधिक राशि मांगे जाने के आरोपों से इनकार कर रहा था। इसी बात पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। अस्पताल में भर्ती मरीज की बेटी रुचिका की माने तो उनकी बहन के कपड़े भी फाड़ दिए गए, जबकि काउंटर पर रखे 1 लाख रुपए भी अस्पताल वालों ने रख लिए। इनका यह भी आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को थाने ले जाकर छोड़ दिया। इसमें ये बोल रहे हैं हम 1 लाख रुपए मेंशन नहीं करेंगे, हमारी गाड़ी की चाबी भी मेंशन नहीं करेंगे हॉस्पिटल स्टाफ की, और ये भी बोल रहे हैं हमारा जो मोबाइल गायब है वो भी हम नहीं देंगे। लोगों को प्रेशर बना रहे हैं और इन लोगों ने वहाँ इनको हॉस्पिटल के स्टाफ को सबको भेज दिया है, अरेस्ट एक को भी नहीं किया है। मतभेद तो इनको कल से ही चल गए थे, पर आज वो सेटिस्फाई नहीं थे तो महावीर हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे थे। इसी बीच में कुछ बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था, तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात पर इनका आपस में विवाद हुआ। हालांकि पुलिस ने मामले में रुचिका वर्मा की ओर से अस्पताल स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अगर अस्पताल प्रशासन पर ज्यादा बिल लिए जाने का आरोप सही पाया गया तो ये वाकई शर्मनाक घटना होगी। कोरोना से जंग में कुछ दवाइयां बेहद कारगर साबित हो रही हैं। रेमडेसिविर भी इन्हीं में से एक है। लिहाजा रेमडेसिविर की बढ़ती मांग को देखते हुए कालाबाजारी भी सक्रिय हो गए हैं। रेवाड़ी में ऐसे ही कालाबाजारियों पर शिकंजा कसा गया। पुलिस के मुताबिक करीब 2,000 रुपए की कीमत वाला इंजेक्शन 23,000 रुपए में बेचा जा रहा था। 23,000 में बेचा जा रहा था। उनको फर्जी
ग्राहक खड़ा के दिया तो उन्होंने 2450 की जगह 23,000 रुपये की तो मौके पर उत्तर पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की गई, उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह इस बारे में नहीं मिला। इंजेक्शन नहीं दे रहे, ना सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। आप कर लो। कहाँ भर के आप कर रहे हो? मातृगांव से। अभी आप बता रहे कितने में इंजेक्शन मिल रहा है आपको? ब्लैक में जो दे रहे हो आप 28,000 रुपये का दे रहे हैं आप। कोरोना काल में शादियां तो हो रही हैं, मगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए। हालांकि इन तस्वीरों में आपको किसी भी गाइडलाइन का पालन होता नजर नहीं आएगा, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क नजर आएगा। तो आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यह शादी राजस्थान के 84 से भारतीय ट्राइबल पार्टी की विधायक राजकुमार रोत की है। ध्यान से देखिए, दूल्हा बने विधायक महोदय ने ही मास्क नहीं पहना है, तो शादी में भीड़ इतनी कि कोरोना ना आए तो जाए कहां। विधायक की शादी में पूरा इलाके के लोग उमड़ते और मैंने सबसे अनुरोध किया और सबने मेरी बात को माना और सब समझदारी से नहीं आए हैं। मैं कम से कम लोगों की लाके यहाँ पर शादी कर रहे हैं। मेरा विशेष सबसे अनुरोध है कि इस गाइडलाइन की पालना करें और बहुत कम से कम लोग ले जाके शादी आयोजन करवाएं। विधायक जी किस तरह नियमों का पालन कर रहे थे, ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। जब उन्होंने खुद ही मास्क नहीं पहन रखा तो दूसरे क्यों पहने भला। हालांकि इस मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने विधायक जी को तो छोड़ दिया, लेकिन उनके ससुर पर 25,000 रुपए का जुर्माना जरूर लगा दिया। सभी तहसीलदार को और हमारे जो दूसरे स्टाफ हैं जिनको भी कार्रवाई करने का अधिकार है वो हमने दिए थे और ज़्यादातर सभी जगह पर शादियों में विजिट की गई। जहाँ भी उनको उल्लंघन लगा वहाँ पर कार्रवाई सबके द्वारा की गई है। एमएलए वाला क्या कार्रवाई है? उसमें एसडीएम को हमने बोल दिया था, उन्होंने जाके नियमानुसार जो जुर्माना बनता है उसी के हिसाब से कार्रवाई की। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के साथ कई बंदिशें लगा रखी हैं। कई जगह इसका पालन भी हो रहा है, मगर बिहार के कई जिलों में इन नियमों का खुलकर उल्लंघन भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही एक मामला नवादा से सामने आया, जहां नाइट कर्फ्यू के दौरान बार बालाओं के ठुमके पर रात भर गांव वाले नाचते और झूमते दिखे। ये वीडियो नवादा में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं को बुलाकर डांस प्रोग्राम कराया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। कोरोना तेजी से फैल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है, लेकिन इस सब के बावजूद शादियों में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर की ये तस्वीरें बानगी हैं कि किस तरह लोग जानबूझकर कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। गौर से देखिए कैसे डीजे की धुन पर बड़ी संख्या में लोग डांस कर रहे हैं। इसमें कई ऐसे भी हैं जिनके मुंह पर मास्क नहीं है। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। जबकि यूपी के ललितपुर जिले में अब भी कोरोना के 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रशासन ने शादियों के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी है। इसके बाद भी लोग ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कोरोना इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी जिले की हैं। यहाँ सोमवार शाम 7 बजे के बाद से 3 मई तक कर्फ्यू का जैसे ही ऐलान हुआ, लोगों में खलबली मच गई। बाजारों में सुबह से ही खरीदारी करने वालों की भीड़ जुटने लगी, तो हालात इस कदर खराब हो गए कि जगह जगह जैम की स्थिति बन गई। कोरोना के खतरे के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते भी नजर नहीं आए, तो बेतहाशा भीड़ को काबू कर पाने में प्रशासन भी असमर्थ दिखा। सवाल ये कि कब जनता ये समझेगी कि सरकारों के साथ साथ कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना हम सबके लिए जरूरी है। इस आपदा से बाहर निकलने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। देश में कोरोना के केस में कमी दर्ज की गई है। कल के मुकाबले आज 30,000 केस कम दर्ज किए गए हैं। लगातार छठे दिन एक दिन में 3,23,144 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इस बीच 2,771 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना के नए केसों की संख्या में भले ही कुछ कमी देखने को मिली हो, लेकिन कोरोना से हो रही मौत की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। 24 घंटे में करीब 2800 मौत हुई हैं। बीते दिन भी आंकड़ा इसी के पास था। तो कल के मुकाबले अगर हम आंकड़ों को देखें तो मरीज जो हैं 30,000 कम हुए हैं, लेकिन आज लगातार छठा दिन है जब कोरोना के मरीजों की संख्या 3 लाख के ऊपर है और जो मौतों का आंकड़ा है वो रिकॉर्ड छू रहा है, जो कि चिंता की बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें इसका दूसरा पहलू भी देखना होगा कि बड़ी तादाद में मरीज ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पिछले 4 महीनों में केसेस बढ़े हैं और छठे दिन 3 लाख के पार केस पहुंचे हैं। तो एक दिन में 2771 लोगों की मौत हुई है। ये हम आपको पिछले 24 घंटे की बात बता रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 3 लाख से ज्यादा केस आए हैं। 3,23,000 केस आए हैं और कल के मुकाबले आज केस लगभग 30,000 कम हैं। तो ये एक अच्छी बात है और दूसरा पहलू इसका यह है कि बड़ी संख्या में लोग ठीक होकर घर भी लौट रहे हैं।